कैसे अपनी सगी सास गोदावरी ने ममता की आड़ में अपनी बहू के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। खीर के एक चम्मच ने कैसे राधा से उसकी छत छीन ली। एक ऐसा धोखा जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। राधा बेटा, तूने इस घर के लिए बहुत दुख झेले हैं। आज आकाश की 13वीं खत्म हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि तू और पिंकी चैन से रहें। ये देख, तेरे लिए खास केसर वाली खीर बनाई है। माँ जी, आपने क्यों कष्ट किया? मैं अभी बना लेती। अरे खा ले राधा, माँ जी ने बड़े प्यार से बनाई है। और देख, विक्रम भी आ गए हैं। वो तो आज तेरे नाम की वसीयत ही लेकर आए हैं। राधा जैसे ही खीर खाती है, उसके सिर में अचानक तेज दर्द होता है और उसे भारीपन महसूस होने लगता है। उसे सब कुछ दो दो दिखने लगता है। माँ जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सिर बहुत भारी हो रहा है। अरे लगता है कमजोरी की वजह से हो रहा है। राधा देख, ये वसीयत के कागज हैं। जल्दी से यहाँ अंगूठा लगा दे, मैं वकील को दे सकूं, वरना ये जमीन सरकार ले लेगी। जल्दी कर, कहीं तू बेहोश ना हो जाए। पर भैया, मैंने कागज पढ़े नहीं। अरे अब क्या अपनों पर भी भरोसा नहीं रहा? जल्दी कर, शुभ काम में देरी नहीं करते। राधा जैसे ही अंगूठा लगाती है, उसकी आंखों से एक आंसू गिरकर कागज पर पड़ता है। अंगूठा लगते ही विक्रम कागज को हवा में लहलाता है और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। बस अब खेल खत्म। इस औरत ने अपनी पूरी जायदाद और ये हवेली मेरे नाम दान कर दी है। दान? पर आपने तो कहा था पिंकी के लिए। पिंकी के लिए ये हवेली नहीं, अनाथ आश्रम के दरवाजे खुले हैं। हमने तो तुझे नशा इसलिए दिया ताकि तू बिना किच किच किए अंगूठा लगा दे। अब निकल यहाँ से। माँ जी, ये धोखा है। आपने मुझसे झूठ बोला। मैं कहाँ जाऊंगी इस छोटी बच्ची को लेकर? जहां जाना है जा। अब कानूनी तौर पर तू यहाँ एक किराएदार भी नहीं है। सामान बाहर फेंको इसका। चलो भाई, अब तमाशा खत्म। राधा, अब इस घर में तेरे लिए कोई कमरा नहीं है। आकाश की यादें और अपनी बेटी को उठा और अभी के अभी यहाँ से निकल जा। धोखे की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि राधा को उसकी मासूम बच्चे के साथ हवेली की दहलीज से बाहर धकेल दिया गया। जिस हवेली को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, उसी के दरवाजे उसके मुंह पर बंद कर दिए गए। गांव की सड़क पर राधा अपनी बेटी पिंकी का हाथ थामे चल रही है। लोग उसे देख रहे हैं, पर कोई आगे नहीं आ रहा। माँ, हम घर कब वापस जाएंगे? मुझे भूख लगी है। बेटा, अब वो हमारा घर नहीं रहा। पर याद रखना, जो धोखा देकर छीनते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते। भगवान ने हमारे लिए कुछ और सोचा होगा। राधा के पास अब न घर था, न जमीन और न ही वो कानूनी हक जिसकी बुनियाद पर वो लड़ सकती थी। विक्रम ने उसे सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया था, पर उसे नहीं पता था कि जिस औरत का सब कुछ छिन जाता है, वही सबसे ज्यादा खतरनाक और हिम्मती बन जाती है। राधा पिंकी को लेके गांव की प्रधान जी के पास पहुंचती है। गांव के कुछ लोग भी वहां पर मौजूद थे। प्रधान जी, न्याय कीजिए। भैया जी ने धोखे से मेरे अंगूठे का निशान ले लिया और मुझे घर से निकाल दिया। आप तो जानते हैं आकाश जी ने कितनी मेहनत की थी उस जमीन के लिए। देखो राधा, कागज बोलता है। विक्रम ने दिखाया है कि तुमने अपनी मर्जी से सब उसे सौंप दिया है। अब हम पंचायत वाले इसमें क्या कर सकते हैं? और वैसे भी ठाकुर परिवार का आपसी मामला है, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। अरे भाई, विक्रम से कौन दुश्मनी मोल ले? कल को काम पड़ेगा तो वही खड़ा होगा। ये विधवा क्या देगी? न्याय की उम्मीद भी वहीं दम तोड़ देती है जहां लोग ताकत के आगे घुटने टेक देते हैं। राधा समझ गई कि इस गांव की मिट्टी अब उसके लिए पराई हो चुकी है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। राधा पिंकी को लेकर मंदिर के छज्जे के नीचे छुपती है। पिंकी ठंड से कांप रही है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। क्या बड़े पापा हमें ढूंढने आएंगे? क्या उन्होंने सच में हमें निकाल दिया? कोई नहीं आएगा बेटा, अब हमें खुद ही ढूंढना है। सो जा, आंखें बंद कर ले। आधी रात को मंदिर के पुजारी ने भी आकर कह दिया, बेटी, यहाँ रात को रुकना मना है, कहीं और शरण देख लो। ममता उस रात सड़कों पर भीग रही थी और इंसानियत घरों में रजाई ओढ़कर सो रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी वीरान झोपड़ी है जिसकी छत आधी टूटी हुई है। राधा थक हार कर वहां पहुंचती है। यही सही, कम से कम यहाँ कोई हमें धक्के तो नहीं मारेगा।
राधा झोपड़ी साफ करने लगती है। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले हैं। वो अपनी फटी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर पिंकी के लिए बिस्तर बनाती है। अगली सुबह सूरज निकल आया है। राधा गांव के खेतों में काम मांगने जाती है। काका, मुझे मजदूरी पर रख लो, मैं खेत के सारे काम करूंगी। बहु काम तो है, पर विक्रम ठाकुर का सख्त आदेश है। उसने कहा है कि अगर किसी ने तुझे काम दिया तो वो उसके खेत का रास्ता बंद कर देगा। हम छोटे लोग हैं, माफ कर दे। राधा दूसरी जगह जाती है, वहाँ भी उसे ना बोल दिया जाता है। उसी वक्त कामिनी वहाँ से गुजर रही होती है। अरे ओ राधा, सुना है काम नहीं मिल रहा। अगर ज्यादा भूख लगी है तो हवेली आ जाना, जूठन तो मिल ही जाएगी। दीदी, आपकी जूठन से अच्छा मैं अपनी बेटी को मिट्टी खिला दूंगी। याद रखना, ये दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। शाम को राधा खाली हाथ झोपड़ी लौटती है। पिंकी भूख से निढाल पड़ी है। माँ, भूख नहीं लग रही अब, बस नींद आ रही है। रात भर की बारिश के बाद झोपड़ी के बाहर चिकनी लाल मिट्टी की ढेरी लग गई है। पिंकी जाग चुकी है और भूख को भुलाने के लिए गीली मिट्टी से छोटी छोटी आकृतियां बना रही है। माँ देखो, मैंने मिट्टी का सेब बनाया है, क्या हम इसे सुखाकर बेच सकते हैं? राधा को याद आया कि उसके पिता मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पर वो पुराने जमाने के थे। उसने सोचा, क्यों ना इस पारंपरिक मिट्टी को शहर की चमक दमक से जोड़ दिया जाए। राधा गांव के बाहर फेंके गए कचरे के ढेर के पास जाती है। वहां पुरानी कांच की बोतलें, फटी हुई जूट की बोरियां और कुछ तांबे के पुराने तार पड़े हैं। दुनिया के लिए ये कचरा है, पर मेरे लिए ये मेरी बेटी की अगली रोटी है। उसने कांच की खाली बोतलों को साफ किया, उन पर जूट की रस्सी को बहुत बारीकी से लपेटा। फिर गांव की उस चिकनी लाल मिट्टी में गोंद और कुछ जड़ी बूटियों का रस मिलाया ताकि वो फटे नहीं। उसने उस मिट्टी से बोतलों के ऊपर बेहद आधुनिक 3D डिजाइन बनाए, जैसे उगता हुआ सूरज, लहराते खेत और माँ बच्चे की आकृति। उसने चूल्हे की राख और हल्दी का इस्तेमाल करके उन पर प्राकृतिक रंग चढ़ाया। जब वो सूख गए तो वे मिट्टी के बर्तन नहीं बल्कि किसी बड़े शोरूम में रखे जाने वाले डिजाइनर होम डेकोर लगने लगे। राधा अपनी 4-5 कृतियों को एक फटी चादर पर सजाकर गांव के मुख्य बाजार के किनारे बैठती है। तभी वहां से कामिनी और विक्रम गुजर रहे होते हैं। अरे ओ गांव वालों, देखो तो सही, ठाकुरों की बहू अब कूड़ा बीनकर बाजार में सजी है। अरे राधा, इन मिट्टी सनी बोतलों को कौन खरीदेगा? 2 पैसे की मिट्टी है और चली है दुकान सजाने। राधा, शर्म कर, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही है। इससे अच्छा तो ये है कि तू हार मान ले और गांव छोड़कर चली जा। भैया जी, मिट्टी में तो आपने मुझे पहले ही मिला दिया था। अब उसी मिट्टी से मैं सोना उगाना सीख रही हूँ। बुराई करने के लिए भी वक्त चाहिए होता है। आप अपना वक्त बचा कर रखिए। विक्रम और कामिनी के जाने के बाद भी राधा की मुश्किलें कम नहीं होती। बाजार के लोग उसे कौतूहल और उपहास की नजरों से देख रहे हैं। तभी एक बूढ़ी औरत और कुछ ग्रामीण वहां रुकते हैं। अरे ओ राधा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? घर की बहू बेटियां बाजार में बैठकर कूड़ा बेचेंगी तो गांव की मर्यादा का क्या होगा? ये रंगी हुई बोतलें और पत्थर हमारे किस काम के? काकी, ये कूड़ा नहीं है, इसे सजावट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, इसमें फूल भी लगाए जा सकते हैं। फूल? अरे यहाँ 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं और तू हमें सजावट का सामान बेच रही है। राधा, तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? शहर की बातें गांव में नहीं चलती। हाँ, लगता है घर की कंगाली ने इसे पागल कर दिया है। मिट्टी और कांच के टुकड़ों के लिए कोई अपने पसीने की कमाई क्यों देगा? चल रे भाई, यहाँ समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। लोग एक एक कर की हिकारम भरी बातें कहकर आगे बढ़ जाते हैं। राधा की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगती हैं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलती। शाम ढल गई है, लेकिन राधा की फटी चादर पर रखी कलाकृतियां वैसी की वैसी ही सजी हुई हैं। लोग आते हैं, देखते हैं, मिट्टी कहकर नाक सिकोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक भी पीस नहीं बिका। क्या मेरा ये आइडिया भी फेल हो गया? क्या कल फिर पिंकी भूखी सोएगी? लोगों को इसमें सिर्फ कूड़ा दिख रहा है, मेरी मेहनत और सपने नहीं। माँ, क्या किसी को हमारी मेहनत अच्छी नहीं लगी? सब लोग बुरा बुरा क्यों कह रहे थे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हीरे की परख जौहरी को होती है, कबाड़ियों को नहीं।
आज हमारा दिन नहीं था, लेकिन कल जरूर होगा। हिम्मत नहीं हारते, हम कल फिर आएंगे। राधा भारी मन से अपनी कृतियों को वापस चादर में समेटने लगती है। अचानक एक गाड़ी रुकती है और उसमें से आर्यन, जो एक युवा व्लॉगर, और उसका कैमरामैन उतरते हैं। एक मिनट रुकिए, ये सब क्या है? राज, कैमरा ऑन करो यार, ये देखो। एक्सक्यूज मी, क्या ये आर्ट आपने बनाया है? ये जूट की रस्सी और मिट्टी का ये मेल, ये तो वाकई मास्टरपीस है। साहब, ये तो बस मिट्टी और कांच के बेकार टुकड़े हैं। गांव वाले कह रहे थे कि मैं बाजार में कूड़ा फैला रही हूँ। अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं अभी हट जाती हूँ। परेशानी? माता जी, शहर के बड़े बड़े शोरूम में लोग ऐसी चीजों के लिए हजारों रुपए लुटा देते हैं। ये रॉ और अर्थी लुक बहुत ही यूनिक है। क्या मैं इसकी कुछ फोटो और एक छोटा सा इंटरव्यू ले सकता हूँ? फोटो तो ले लीजिए साहब, पर क्या ये बिकेंगे? मेरी बेटी कल से भूखी है, मुझे बस थोड़े से अनाज के पैसे चाहिए। माता जी, आप बस अपना काम दिखाइए, दुनिया देखेगी कि इस मिट्टी में कितनी जान है। उस रात आर्यन ने राधा की कहानी और उसकी कला का वीडियो मिट्टी की जादूगरनी शीर्षक से इंटरनेट पर डाल दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये एक क्लिक राधा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। सूरज की पहली किरण के साथ राधा और पिंकी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हैं। तभी दूर से गाड़ियों के हॉर्न और धूल का गुबार दिखाई देता है। 3-4 बड़ी चमकदार गाड़ियां राधा की झोपड़ी के सामने आकर रुकती हैं। गांव के लोग भी तमाशा देखने जमा हो जाते हैं। कैमरा इधर घुमाओ। जी हाँ दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं रामपुर की उसी मिट्टी की जादूगरनी राधा के घर के बाहर। कल रात इनके हुनर का वीडियो वायरल होने के बाद आज पूरा देश इन्हें ढूंढ रहा है। क्या आप ही राधा जी हैं? मैंने आपका वीडियो देखा और सीधे यहाँ चला आया। ये जो इको फ्रेंडली होम डेकोर आप बना रही हैं, इसकी मांग आज के समय में 5 स्टार होटलों में बहुत ज्यादा है। साहब, आप लोग, क्या मैंने कोई गलती कर दी? गलती नहीं, आपने कमाल कर दिया है। मुझे अपने शहर के नए रिजॉर्ट के लिए ऐसे 500 अलग अलग पीस चाहिए। क्या आप ये ऑर्डर ले सकती हैं? 500? साहब, मैं तो एक अकेली औरत हूँ। मेरे पास तो नया सामान, मिट्टी या रंग खरीदने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसकी चिंता आप मत कीजिए। ये लीजिए 50,000 रुपए एडवांस, बाकी के पैसे काम पूरा होने पर। कल से ही आपके पास कच्चा माल और मदद के लिए लोग पहुंच जाएंगे। बस हमें वही जादू चाहिए जो कल उस वीडियो में दिखा था। राधा के हाथ कांपने लगते हैं जब वो नोटों की गड्डी देखती है। गांव वाले जो कल तक हंस रहे थे, अब फटी आंखों से ये मंजर देख रहे हैं। हे ईश्वर, कल तक जो मिट्टी पैरों तले रौंदी जा रही थी, आज वो सिर का ताज बनने वाली है। तभी भीड़ में से वही बूढ़ी औरत और कुछ पुरुष आगे आते हैं जो कल बाजार में राधा का मजाक उड़ा रहे थे। अरे राधा, हमें तो पहले ही पता था कि तू एक दिन नाम रोशन करेगी। आखिर हमारे गांव की बहू जो है, कुछ मदद चाहिए तो बताना। काकी, कल तक तो ये कूड़ा था और मैं पागल। आज पैसे और गाड़ियां देखते ही सब बदल गए। विक्रम और कामिनी अपने मोबाइल पर राधा का इंटरव्यू देख रहे हैं। कामिनी गुस्से में अपना फोन पटक देती है। ये क्या हो रहा है विक्रम? जिस भिखारन को हमने सड़क पर फेंका था, आज पूरा शहर उसके चरणों में बैठा है। अगर वो अमीर हो गई तो गांव में हमारी नाक कट जाएगी। उसकी ये कामयाबी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये मिट्टी की कला है ना, मैं देखूंगा कि जब मिट्टी ही नहीं बचेगी तो वो क्या बनाएगी। राधा के पास गांव की कुछ गरीब औरतें आती हैं जो पहले डरती थी। राधा, मैं माफ कर देना, हम डरते थे, पर आज तुम्हारी हिम्मत देखकर हमारी आंखें खुल गई हैं। क्या तुम हमें भी ये काम सिखाओगी? अकेली राधा तो सिर्फ एक घर चला सकती है, पर अगर हम सब मिल जाएं, तो पूरा गांव बदल सकता है। चलो, आज से ये झोपड़ी नहीं, हमारा कारखाना है। राधा ने उन औरतों को काम दिया जिन्हें विक्रम ने डरा रखा था। अब गांव की हवा में सिसकियां नहीं, सिलाई और मिट्टी के सांचों की आवाज गूंज रही थी। आधी रात का समय, विक्रम अपने गुंडों के साथ उसी नदी किनारे पहुंचता है जहां से राधा मिट्टी लाती थी। सुनो, इस पूरी जमीन की घेराबंदी कर दो और बोर्ड लगा दो, ठाकुर विक्रम सिंह की निजी संपत्ति। यहाँ से मिट्टी का एक ढेला भी बाहर नहीं जाना चाहिए। देखते हैं ये राधा अब क्या करती है। अगली सुबह राधा और औरतें मिट्टी लेने जाती हैं तो उन्हें गुंडे रोक देते हैं। भैया जी का आदेश है, ये जमीन अब उनकी है।
यहाँ से मिट्टी उठाना चोरी माना जाएगा और जेल भेज दिए जाओगे। जमीन तो तुमने धोखे से ले ली थी, अब क्या गांव की मिट्टी पर भी अपना नाम लिखोगे? राधा का काम रुक गया। बड़े ऑर्डर हाथ में थे पर कच्चा माल यानी मिट्टी गायब था। गांव की औरतें उदास बैठी हैं। मिट्टी न होने की वजह से काम रुका हुआ है। बिजनेसमैन का ऑर्डर पूरा करने की डेडलाइन नजदीक है। राधा, अब क्या होगा? ठाकुर ने तो नदी का रास्ता ही बंद कर दिया। बिना मिट्टी के ये बोतलें और सजावट कैसे बनेगी? राधा गहरी सोच में पड़ जाती है। फिर अचानक उसकी नजर रद्दी के ढेर और फटी बोरियों पर पड़ती है। वो हमारी मिट्टी छीन सकते हैं, पर हमारी बुद्धि नहीं। अगर मिट्टी नहीं है तो हम कागज का इस्तेमाल करेंगे। राधा गांव के हर घर से पुराने अखबार, रद्दी और फटे कागज इकट्ठा करती है। वो उन्हें पानी में भिगोकर लुगदी बनाती है। इस कागज की लुगदी में मुल्तानी मिट्टी और गोंद मिलाओ। ये सूखने के बाद मिट्टी से भी ज्यादा मजबूत और हल्का होगा। औरतों ने उन बोतलों और ढांचों पर कागज की लुगदी चढ़ाई। जब वो सूखे और उन पर रंग चढ़ा तो वे मिट्टी के बर्तनों से भी ज्यादा सुंदर और मॉडर्न लगने लगे। इसे पेपर मैश आर्ट कहते हैं। विक्रम को खबर मिलती है कि राधा की झोपड़ी से अभी भी धुआं निकल रहा है और औरतें हंस हंस कर काम कर रही हैं। वो आग बबूला हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है? मैंने मिट्टी बंद कर दी, फिर भी इनका काम चल रहा है। कामनी, कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनका नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो जाए। मेरे पास एक आइडिया है। शहर से जो साहब ऑर्डर लेने आ रहे हैं, हम उनकी नजरों में राधा को चोर साबित कर देंगे। विक्रम का एक आदमी चुपके से रात के अंधेरे में राधा के कारखाने में जाता है और वहां गांव के मंदिर से चुराई हुई सोने की मूर्ति छिपा देता है। अगली सुबह पुलिस के साथ विक्रम और कामिनी भी राधा की झोपड़ी पहुंचते हैं। शहर का बिजनेसमैन भी वहां मौजूद है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे खबर मिली है कि राधा ने मंदिर की बेशकीमती मूर्ति चुराई है और उसे यहाँ कबाड़ में छिपाया है। इसकी तलाशी लीजिए। मूर्ति? कैसी मूर्ति? मैंने कुछ नहीं चुराया। पुलिस तलाशी लेती है और कचरे के ढेर से एक बोरी निकालती है। जैसे ही बोरी खुलती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विक्रम और कामिनी के चेहरों पर जीत की मुस्कान है। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, ये औरत हुनर के नाम पर चोरी का धंधा कर रही है। ले जाइए इसे। राधा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अपना ऑर्डर कैंसिल करता हूँ। राधा शांत है। वो आगे बढ़ती है और मूर्ति को हाथ में लेती है। वो उसे जोर से जमीन पर पटकती है। मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अंदर से कागज की रद्दी निकलती है। इंस्पेक्टर साहब, ये कोई सोने की मूर्ति नहीं है। ये पेपर मेश से बनी एक नकल है, जिसे मेरे कारखाने की औरतों ने कल अभ्यास के लिए बनाया था। असली सोने की मूर्ति तो अभी भी मंदिर में ही होगी। ये क्या बकवास है? मैंने तो खुद, मेरा मतलब है, ये असली होनी चाहिए थी। आपने खुद क्या भैया जी? क्या आपने खुद इसे यहाँ रखवाया था? तभी वो नौजवान ब्लॉगर आगे आता है, जिसके पास एक छोटा ड्रोन है। इंस्पेक्टर साहब, कल रात में झोपड़ी के पीछे प्रकृति के शॉट, नेचर शॉट्स ले रहा था। तभी मेरे ड्रोन के कैमरे में कुछ कैद हुआ। देखिए। वीडियो प्ले होता है। साफ दिख रहा है कि विक्रम बोरी छिपा रहा है। पुलिस विक्रम और उसके आदमी को पकड़ लेती है। विक्रम ठाकुर, चोरी के झूठे इल्जाम और जालसाजी के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। और हाँ, वो अंगूठे वाला कागज भी फर्जी पाया गया है, क्योंकि कानूनन विधवा का हिस्सा छीना नहीं जा सकता। कुछ महीने बाद अब वो पुरानी झोपड़ी एक बड़ी और सुंदर राधा हस्तशिल्प केंद्र में बदल चुकी है। गांव की 50 औरतें वहां काम कर रही हैं। राधा ने साबित कर दिया कि औरत अगर ठान ले तो वो रद्दी से सोना और मिट्टी से किस्मत बना सकती है। स्टोरी देखने के लिए दिल से थैंक यू। कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखना। क्या पता अगली कहानी आपके नाम से शुरू हो जाए।